आपने जो आखिरी क्लास थर्सडे को अटेंड की थी, इफ यू रिमेम्बर, उस थर्सडे वाली क्लास में तो आपने पहले क्या किए थे, वो नहीं बल्कि नहीं, मोल्स क्या कराया था मैंने संडे वाली, विद इक्वेशन ही कराया था ना, विदाउट इक्वेशन की भी थोड़ी बहुत रिवीजन कराई थी। ओके, तो मोल्स विदाउट इक्वेशंस आपने थर्सडे वाली क्लास में किए थे, और उसके बाद जब संडे वाली क्लास स्टार्ट हुई थी तो मोल्स विदाउट इक्वेशन पर सर को पता नहीं क्यों अचानक से जोश आया था, और सर ने और भी कुछ सवाल मजीद श्योरिटी के लिए आपके सामने किए थे। मोल्स विदाउट इक्वेशन के सवाल सिंपल क्रॉस मेथड वाली, क्रॉस रेशो वाले मेथड से हम करते गए थे, और ये सारे क्वेश्चन आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमने उसी दिन दोबारा दोबारा गो थ्रू किए थे, और ये अच्छे खासे क्वेश्चन हम कर गए थे। उसके बाद मैंने आपके सामने वो मोल्स रखा था, और आज मैं सुबह में एक ग्रुप को कंप्लीट करा चुका हूं, उनको मैं पास पेपर करा रहा था। कितना हलवा था मोल का पास पेपर, कि बच्चों ने मुझे अलग से कहा कि सर जिंदगी में ऐसा लगा कि मोल तो ये आपने अलग पढ़ाया और हमने पहले अलग पढ़ा हुआ था। तो मोल एक एक क्वेश्चन पास पेपर में यूं करके हो रहा था। क्यों? क्योंकि दे वर ऑल देयर व्हेन आई वाज टीचिंग दिस टॉपिक, मोल्स विद इक्वेशन। तो मोल्स विद इक्वेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ चैलेंजिंग टॉपिक फॉर मेनी स्टूडेंट्स, बिकॉज इसमें वर्किंग ज्यादा होती है, और इसीलिए मैंने आपको ये वर्क फ्लो प्रोवाइड किया था। और वर्क फ्लो क्या था कि भाई 3 स्टेप का सोल्यूशन है। कहने को तो ये 3 स्टेप है, लेकिन जब आप फ्लो में आ जाते हैं तो ये 3 स्टेप मुश्किल से 2 मिनट में हो जाते हैं। ठीक है, और वो क्या थे कि जो भी गिवन डेटा होता है उसको मोल में कन्वर्ट करते हैं, फिर मोल टू मोल रेशो लेते हैं, और रेशो से फिर रिक्वायर्ड वैल्यू बनाते हैं। अब ये अप्लाई कैसे करना था, उसके लिए मैंने आपको 4 फॉर्मूलाज की बात बताई थी, और उसके बाद एक नहीं बेटा, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ सुथरी वर्किंग हुई हुई है, और आप मेरे साथ मिलके कर रहे थे। ये देखें आप, फिर ये देखें आप, फिर ये देखें आप, फिर ये देखें आप, तो मल्टीपल क्वेश्चंस हम करते चले गए। एंड आई जस्ट मेड श्योर कि आपको ये समझ आए कि कोई भी सवाल उठा ले कहीं से भी होगा वो ऐसे ही। ठीक है ना, और हर सवाल के अंदर मैंने डेटा भी बहुत चेंज किया, कहीं पर आपको कंसंट्रेशन प्रोवाइड कर दी, कहीं पर आपको वॉल्यूम प्रोवाइड कर दिया, तो कहीं पर आपको मास प्रोवाइड कर दिया, ताकि हर तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए कि भाई होगा वो उसी तरीके से जिस तरीके से सर पढ़ा रहे। अब मेरे बच्चे, वंस आप इस मेथड को ग्रैब कर लेते हैं तो आपकी ये टेंशन तो खत्म हो जाती है कि हर सवाल को अलग तरीके से करना है, सवाल एक ही तरीके से होगा। लेकिन आज हम जो करने जा रहे हैं वो इसी कड़ी, इसी सिलसिले का अगला हिस्सा है, जो अगेन बच्चों को काफी बॉदर करता है। शुक्र है कि आज आप मौजूद हैं, क्योंकि आज वाली डिस्कशन भी यूजुअली आपने अगर पहले पढ़ी हुई है तो आपको हमारा बताने वाला तरीका शायद थोड़ा मुख्तलिफ लगे। मेरे बच्चे हेडिंग बनाएंगे आज। अब मोल्स के चैप्टर में 4 5 6 छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए। ठीक है, इन छोटे छोटे टॉपिक्स की खूबसूरती ये है कि ये एक एक दो दो नंबर में आते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज का टॉपिक है बेटा, नाम क्या था आपका? सारा नाम था ना आपका? सारा कोशिश करना है बताना मुझे कि आज का टॉपिक क्या समझ में आया। कॉन्सेप्ट ऑफ, बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट इन एक्सेस। आज सर आपको सिखाने जा रहे हैं एक और नया कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट इन एक्सेस। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस कि बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट भी बच्चों को बहुत ज्यादा बॉदर करता है। आए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी जान लें कि लिमिटिंग रिएक्टेंट किसे कहते हैं और रिएक्टेंट इन एक्सेस क्या होता है। और आपका मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए होगा भरपूर तरीके से, ताकि बात लॉजिकली कनेक्ट हो रही है ये पता चल जाए। देखिए बेटा, कि लेट सपोज एक जगह रिएक्शन हो रहा है ए प्लस बी। अज्यूम कर लीजिए एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें ए और बी मिलकर सी और डी बना रहे हैं। अज्यूम करें कि एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें ए और बी मिलकर सी और डी बना रहे हैं। ठीक है, और जाहिर है इस रिएक्शन में ये बात वाजे है, ये बात क्लियर है, और आपको समझ में आनी चाहिए कि बेटा ए और बी दोनों होंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। यस और नो? यस और नो भाई? यस। अब मेरे बच्चे, अभी पानी कहाँ जाहिर, बोलो क्या एक गिलास पानी पी रखेगा हमें? अब सुनना बेटा बात को। लेट्स अज्यूम कि मैंने ए का 100 ग्राम ले लिया और बी का भी 100 ग्राम ले लिया। ए का भी 100 ग्राम मास ले लिया और बी का भी 100 ग्राम मास ले लिया, और दोनों को मैंने कहा रिएक्ट करने को। अब बात को गौर से सुनिएगा और समझिएगा मेरा बच्चा, जब आप रिएक्शन शुरू करते हैं तो ये जरूरी नहीं होता कि दोनों रिएक्टेंट इक्वली पार्टिसिपेट करें। दोबारा समझिएगा,
जब कोई केमिकल रिएक्शन आप कराते हो और तो ये जरूरी नहीं होता कि दोनों रिएक्टेंट्स उस प्रोडक्ट को बनाने में इक्वली कंट्रीब्यूट करें। इस बात का एविडेंस है, आपने जो इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक पढ़ा था परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाला, परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाले टॉपिक में हर कंपाउंड में सारे एलिमेंट की परसेंटेज बराबर होती है क्या? नो, किसी की परसेंटेज ज्यादा होती थी, किसी की कम होती थी। इसका मतलब एक कंपाउंड को बनाने में सारे एलिमेंट्स एक जितना कंट्रीब्यूट जरूरी नहीं कि करें, कर भी सकते हैं और आमतौर पे तो नहीं करते। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 100 ग्राम ए ले लूं और 100 ग्राम बी ले लूं, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करें और इक्वल टाइम पे खत्म हो जाए। बल्कि आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि कोई एक ज्यादा तेजी से कंज्यूम होता है, कोई एक ज्यादा तेजी से कंट्रीब्यूट करता है, और जो ज्यादा तेजी से कंट्रीब्यूट करेगा मेरे बच्चे वो पहले खत्म हो जाएगा। यस और नो? इसका एक आसान सा एग्जांपल भी है, और वो एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके घर में अब्बू भी कमा रहे हैं और अम्मी भी कमा रही है, ठीक है, और बल्कि यूं समझ लें कि अब्बा कमा रहे हैं 2 लाख रुपए और अम्मा कमा रही है छोटी मोटी सी प्राइवेट जॉब करके, पार्ट टाइम जॉब करके 50,000 अज्यूम करें। और हमारी जो देसी सोसाइटी है उसमें तो काफी ज्यादा ये बात समझ में आ जाएगी कि अब्बा कमा रहे हैं 2 लाख, अम्मा कमा रही है जो है 50,000। लेकिन बाजाहिर क्या लगता है, अम्मा के 50,000 कम है, तो अम्मा के 50,000 पहले खत्म हो जाने चाहिए और अब्बा के 2 लाख बाद में खत्म। लेकिन ये जरूरी तो नहीं होता, बल्कि अगर सारे खर्चे अब्बा उठा रहे हैं, सारे स्कूल की ट्यूशन की फीस अब्बा दे रहे हैं, गाड़ी का पेट्रोल अब्बा दे रहे हैं, पॉकेट मनी अब्बा दे रहे हैं, ग्रोसरी अब्बा कर रहे हैं, तो अब्बा का 2 लाख पहले खत्म हो जाता है। और अम्मा ने जो 50,000 है उस पर अब्बा ने कहा है कि भाई आपका अपना ही रोल है, तो वो जहां जरूरी है वहां खर्चा कर रही है, वरना नहीं कर रही। तो अम्मा के 50 में से 25,000 बच्चे बच जा रहे हैं और अब्बा के 2 लाख पूरे फूक जा रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा वो पहले खत्म हो जाएगा। ऐसा हो, ठीक है? तो बेटा हम यही बात समझा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में भी इस बात को अंडरस्टैंड करो कि बेटा ये जरूरी नहीं होता कि सारे रिएक्टेंट इक्वली कंट्रीब्यूट करें, बल्कि कोई रिएक्टेंट बेटा ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है और कोई रिएक्टेंट कम कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। अज्यूम करो कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में बी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। अज्यूम कर लो 2 मिनट के लिए कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में बी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो मुझे लॉजिकली सोच के बताओ कि अगर बी ज्यादा हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो क्या बी जल्दी खत्म नहीं हो जाएगा? बोलो भाई। तो मेरे बच्चों अगर बी पहले खत्म हो गया, जल्दी खत्म हो गया, और लेट से जब बी खत्म हुआ तो उस वक्त ए लेट से 25 ग्राम बाकी था। लेट्स अज्यूम कि बी पहले खत्म हो गया क्योंकि बी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था और उस वक्त ए का 25 ग्राम बाकी था। अब मुझे बताओ ये ए का 25 ग्राम प्रोडक्ट बना पाएगा? ये जो ए का 25 ग्राम है, क्या इससे प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई प्रोडक्ट तो बन रहा है ए और बी को मिलाकर, जब इनमें से एक खत्म हो गया तो अब प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। इस 25 ग्राम का कोई फायदा नहीं है, इस 25 ग्राम का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट तो उसी वक्त बनना रुक जाएगा जब एक रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस अब कॉन्सेप्ट आ गया। वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है, ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है और पहले खत्म हो जाता है, उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएक्शन। उसे क्या कहते हैं? और जो जरूरत से ज्यादा अवेलेबल है या जो पीछे बच गया उसे क्या कहते हैं? रिएक्टेंट इन एक्सेस। दोबारा समझे, व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है, और जाहिर है जब ये खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन रुक जाएगा। तो मेरे बच्चे इस रिएक्टेंट को क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और अगर आप बात को समझे हो तो मुझे बताओ प्रोडक्ट का बनना कौन से रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, एक्सिस वाले पर या लिमिटिंग वाले पर? लिमिटिंग वाले पर। किस पे डिपेंड करेगा? तो मेरा बच्चा लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, डेफिनेशन भी आती है तो जल्दी से लिख ले, फिर न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। द रिएक्टेंट which get consumed first in the reaction and due to which reaction stops is called
limiting reactant. The reactant which is left behind is called reactant in excess. एक आखिरी बार दोहरा देता हूं तमाम बच्चों के लिए जो फिजिकली मौजूद है, ऑनलाइन मौजूद है, कि बेटा क्या कहा मैंने, केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो जाता है और उसके खत्म हो जाने से बेटा बोले रिएक्शन रुक जाएगा, उस रिएक्टेंट को क्या कहेंगे भाई बॉयज, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। और जो पीछे बच जाएगा उसे क्या कहेंगे, रिएक्टेंट इन, ऑनलाइन वालों, एक्सेस। और प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है बेटा, बार बार लिमिटिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। अब यहीं से अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं मेरे बच्चे कि हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, यहां पर आपको बताते चलें हिंट। हिंट क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट क्वेश्चंस की, एग्जामिनर ऑलवेज गिव यू डेटा फॉर बोथ रिएक्टेंट्स। अब आप एक बात पर गौर करना कि जितने सवाल आपने अभी तक किए हैं, जरा पीछे जाके देखना, जितने क्वेश्चन आपने अभी तक किए हैं उन तमाम क्वेश्चंस में जाकर जरा झांके, किसी एक रिएक्टेंट का डेटा गिवन था। जरा मैं आपको पीछे ले जाता हूं, देखो जब आप ये सवाल कर रहे थे तो आपको इस रिएक्टेंट का डेटा गिवन था, आप इससे ऊपर गए, आप सवाल कर रहे थे एक रिएक्टेंट का डेटा गिवन था, आपने उससे ऊपर सवाल किया, किसी एक रिएक्टेंट का डेटा गिवन था, आपने उससे ऊपर सवाल किया, किसी एक रिएक्टेंट का डेटा गिवन था। नॉर्मली बेटा समझिएगा कि किसी भी एक नॉर्मल क्वेश्चन जो मोल्स के होते हैं उनमें किसी एक ही रिएक्टेंट का डेटा गिवन होता है। लेकिन व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चंस, कि मेरे बच्चे एग्जामिनर आपको डेटा प्रोवाइड करेगा दोनों रिएक्टेंट्स का। उमर तुम्हें बात समझ में आ जाएगी, अभी जब मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो जम के बैठो। हम लिमिटिंग रिएक्टेंट समझा रहे थे, असल तो निकालना सीखना है, लेकिन उसका कंसेप्ट बता रहा था मैं कि भाई एक रिएक्शन में अगर मल्टीपल रिएक्टेंट्स हैं तो वो रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो जाएगा उस रिएक्शन में, उसी रिएक्टेंट को क्या कहेंगे, लिमिटिंग कहेंगे। तो आए सवाल लिखते हैं और फिर आपको निकालना सिखाते हैं। बल्कि ऐसा समझ लें कि हाउ टू फाइंड लिमिटिंग ये मैं आपको बताता हूं और उसके बाद अकॉर्डिंगली सवालों में अप्लाई करेंगे। हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे फाइंड करते हैं बेटा, उसके लिए सर आपको वर्किंग बता देते हैं। ठीक है, और वर्किंग क्या है बेटा, सबसे पहले जो डेटा गिवन होगा, डेटा ऑफ रिएक्टेंट जो गिवन होगा, डेटा ऑफ रिएक्टेंट उसे आप कन्वर्ट करोगे किसमें, मोल्स में। और ये काम हम पीछे से भी करते आ रहे हैं, जो भी डेटा गिवन होगा रिएक्टेंट का उसे किसमें कन्वर्ट करोगे, मोल्स में कन्वर्ट करोगे। किससे कन्वर्ट करोगे, मोल्स में। और फिर सेकंड स्टेप, दो स्टेप में पता चलेगा, सेकंड स्टेप में डिवाइड मोल्स बाय इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब ये क्या बला डाल दी सर ने, इसी से आपका मसला हल हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो आए देखते हैं, करके दिखाएंगे तो बात समझ में आएगी। ठीक है, एक सवाल लिखते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया। एग्जामिनर कहता है 500 सीएम क्यूब है हमारे पास, क्या बेटा 500 सीएम क्यूब, बल्कि छोड़ दे सीएम क्यूब छोड़ दे, ये ले लें 20 ग्राम्स है हमारे पास नाइट्रोजन और 8.7 ग्राम है हाइड्रोजन। दोबारा सवाल समझिएगा बेटा, सवाल में दो तीन कराऊंगा तो बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी, लेकिन यू हैव टू बी विद मी टिल द एंड। बेटा क्या बता रहा हूं मैं आपको कि आपको सवाल में एग्जामिनर ने कहा कि भाई वी हैव नाइट्रोजन कितना 20 ग्राम, ग्राम में क्या चीज होती है बच्चों, जल्दी जल्दी बताते हैं, मास गिवन है, और हाइड्रोजन का भी क्या गिवन है, मास।
अब सवाल में एग्जाम में पूछ रहा है लिमिटिंग कौन है या एक्सेस में कौन है, यानी इनमें कौन है जो पहले खत्म हो जाएगा। अगर मेरे पास 20 ग्राम नाइट्रोजन हो और 8.7 ग्राम हाइड्रोजन हो तो इन दोनों में से पहले कौन खत्म होगा, कौन लिमिटिंग होगा। तो अब बच्चे होते हैं डेढ़ होशियार, वो क्या डेढ़ होशियारी करते हैं, वो कहते हैं अच्छा 20 तो बहुत ज्यादा है, 8.7 कम है, तो यही पहले खत्म हो जाएगा। भाई ऐसा जरूरी नहीं है। अभी तो मैंने बताया अब्बा का 2 लाख पहले खत्म हो जाता है बाज दफा, और अम्मा का 50 खत्म नहीं होता। तो कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर ने आपको बताया। पहले 2 स्टेप है। पहले स्टेप में क्या करना है बेटा, डेटा को किस में कन्वर्ट करना है, जल्दी जल्दी बताओ, मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो अब कैसे कन्वर्ट करते हैं मोल्स में बेटा, यू ऑल नो, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया है। ये क्या गिवन है, मास। तो मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला, मास अपॉन एम आर। इस पर भी मास अपॉन एम आर लगा देंगे और इस पर भी मास अपॉन एम आर लगा देंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास को मास से डिवाइड करते थे, और मास से मास वाली इंफॉर्मेशन कौन सी थी, एम आर की। तो बेटा यहां मास की जगह क्या लिखोगे, 20, ठीक हो गया। और एम आर नाइट्रोजन का कितना आएगा, 14 into 2, दैट इज 20 divided by 28। कितना आ रहा है 20 divided by 28, 0.714। यही आ रहा है, यही आ रहे हैं मोल्स। एवरीबडी नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के निकाले। पहले स्टेप में बेटा क्या करना है, गिवन डेटा को मोल में कन्वर्ट करना है। यही काम हाइड्रोजन के साथ भी कर लें। 8.7 है, 8.7 को किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 1 into 2 से, विच इज 8.7 divided by 2। एंड कितना आ जाएगा भाई 8.7 divided by 2, सॉरी 4.35 मोल्स। ये क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। पहले बताओ ये पहले स्टेप में गड़बड़ तो नहीं है, दोबारा देख लो। सर ने क्या कहा था, लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए पहले गिवन डेटा को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, मोल्स में। और मोल्स में करने के लिए आपको उस दिन से बता रहा हूं कि भाई आपके पास फॉर्मूला है ना 4, और फॉर्मूला के अलावा रेशो भी सिखाया था आपको। किसी भी तरह से करोगे, क्या फॉर्मूला थे ये 4 फॉर्मूला, हर बच्चे को पता होनी चाहिए। अगर आपने अगले साल तक की छुट्टी चाहिए आपको, अगले साल तक अगर मोल्स पढ़ना नहीं है, तो ये 4 फॉर्मूलाज हैं जो हमेशा अप्लाई होते हैं। नंबर डिवाइडेड बाय नंबर, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय मास, और कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। यही फॉर्मूलाज हैं जो हर सवाल में डायरेक्टली अप्लाई होते हैं, और इन्हीं से आप अपने आंसर तक पहुंचते हैं। तो अभी हमने मास गिवन था तो मास डिवाइड किया। अच्छा दूसरा, बच्चों को एक और कीड़ा काटता है, और वो कीड़ा क्या काटता है, मैं समझ गया हूं कि सर 6 से डिवाइड क्यों नहीं किया। अरे बद गध हो, फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन एम आर। आपको मोल विदाउट इक्वेशन में भी सिखाया था कि 1 मोल का मास किसके बराबर होता है भाई, वो जब उस दिन इंफॉर्मेशन लिखवाई थी, 1 मोल का मास किसके बराबर होता है, एम आर के। तो इसका मतलब एम आर में कितने मोल लिए जाते हैं, 1। एम आर में कितने मोल लिए जाते हैं, 1। ये एक और मसला बच्चे करते हैं कि वो चूंकि H2 के साथ 3 लिखा हुआ था तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई एम आर ले रहे हो ना, एम आर इज मास ऑफ 1 मोल। दोबारा वापस चलो बेटा, मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट से हटना नहीं चाह रहा, क्योंकि पीछे की बातें आएंगी तो जख्म ताजे हो जाएंगे। क्या कहा मैंने कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का डेटा गिवन था। जब दोनों का डेटा गिवन होगा, इसका मतलब सवाल किसका है, लिमिटिंग रिएक्टेंट का। आपको ढूंढना है कि इनमें से पहले खत्म कौन सा होगा और कौन सा ज्यादा है। 2 स्टेप की वर्किंग है, कोई लॉजिक नहीं है, सीधा सीधा वर्किंग करोगे, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। डेटा को किसमें कन्वर्ट करोगे, मोल में, जो तुम हमेशा करते ही हो। यस, मोल आ गए। अब दूसरा दूसरा मैंने क्या कहा था कि बेटा जब मोल्स आ जाएंगे, डिवाइड द मोल्स बाय इक्वेशन नंबर। दिस इज समथिंग जो समझ लो। क्या मतलब, ये जो मोल्स आए हैं इनको मैं डिवाइड करूंगा किससे, इक्वेशन वाले नंबर से। क्या मतलब, इक्वेशन में यहां इसके आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है और इसके आगे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 3। तो बेटा इसको मैं 1 से डिवाइड कर दूंगा, इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 3 से। ये 1 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, 714 ही आ जाएगा, और इसको 3 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है, 1 पॉइंट, यही आ रहा है बेटा मेरा बच्चा। बस जब आपने सेकंड स्टेप किया, अब जो छोटी वैल्यू आ गई वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जो बड़ी वैल्यू आ गई वो रिएक्टेंट इन एक्सेस। क्या कहा मैंने, जब आपने उनको इक्वेशन वाले नंबर से डिवाइड किया तो जिस रिएक्टेंट की वैल्यू छोटी आई वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और जिसकी वैल्यू बड़ी आई वो रिएक्टेंट इन एक्सेस होगा। बस सिंपल मेथड। क्या कहा हमने, मोल तो वैसे ही बनाना होता है ना,
मोल तो बनाना ही है, हर सवाल में बनाना है। तो मोल बनाने के बाद इक्वेशन से देखकर कि इसके आगे कितने मोल्स हैं, 1, इसके आगे क्या नंबर है, 3, आपने मोल्स को उन्हीं नंबर से डिवाइड कर दिया। सर ने क्या कहा कि दोनों में से जिसकी वैल्यू छोटी आएगी वो लिमिटिंग है, जिसकी बड़ी है वो एक्सेस है। सर दोनों की बराबर आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, और अगर बराबर आ जाए तो इसका क्या मतलब होगा कि दोनों एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे, दोनों लिमिटिंग है। हमने क्या कहा शुरू में कि आमतौर पे ऐसा होता है कि एक जल्दी खत्म होता है, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि दोनों रिएक्टेंट एक ही वक्त में खत्म हो जाए। ठीक है ना जी। तो इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हुआ बेटा, जल्दी से बताओ। इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी हालांकि देखो नाइट्रोजन का 20 ग्राम लिया था आपने, नाइट्रोजन का 20 ग्राम लिया था, और हाइड्रोजन का सिर्फ 8 ग्राम था, 8.7, लेकिन फिर भी खत्म पहले कौन होगा, नाइट्रोजन। फिर मैं लिख देता हूं कि बेटा जिसकी वैल्यू स्मॉलर वैल्यू जिसकी आ जाएगी, स्मॉलर वैल्यू जिसकी आएगी वो होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जिसकी लार्जर वैल्यू आएगी वो कौन होगा बेटा, रिएक्टेंट इन एक्सेस। आए अब आपसे करवाते जाते हैं, जल्दी जल्दी, समझ में आ गई जन्नत। चलें अगला सवाल देखें, जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम नहीं है भाई। 2SO2 प्लस O2, सेम मेथड है, पहली दफा में गला फाड़ लिया, अब आप जल्दी जल्दी करोगे। बेटा इसका मैंने आपको दे दिया 40.6 ग्राम, और इसका मैंने आपको दे दिया 30.8 ग्राम। हाँ भाई, आपने बताना है पहले कौन खत्म होगा, जल्दी जल्दी से बताएंगे, मेरे साथ करते जाओ। सबसे पहले दोनों क्या है, मासेज है। मास को किसमें कन्वर्ट करते हैं, मोल में। कैसे, फॉर्मूला बताओ, मास अपॉन MR, जो उस दिन नहीं भी थे थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे। मास अपॉन MR इधर भी, और मास अपॉन MR इधर भी, दोनों की वर्किंग इसी के नीचे। मास की जगह 40.6 और MR SO2 का आएगा 64, और इसी तरह यहां पर भी मास की जगह 30.8 और MR आ जाएगा 32। डिवाइड करके आंसर बताइए, 0.632, और यहां पर 634, और यहां पर 0.962। ये क्या है बेटा, जल्दी से बताओ, क्या है ये, मोल्स आए हैं। क्या है ये, मोल्स। क्या इसी स्टेप में लिमिटिंग रिएक्टेंट बताएंगे। अयाज फिर जागे हो, कह रहा सर 2SO2 है, अभी बताया मैंने MR किसका मास होता है, 1 मोल का मास होता है। तो बेटा सारा 2SO2 का मास लेंगे कि 1 का लेंगे, सिर्फ SO2 का मास लेंगे। ठीक है, सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन इन 16 इंटू 2, दैट वुड बी 64। उसमें भी ऐसी था बेटा, आपकी यादाश्त चली गई है क्या, देखो आपने अगर किए थे, कहीं भी ऐसा नहीं किया। MR इज मास ऑफ 1 मोल बेटा। अब क्या ये आंसर आया है, नहीं नहीं आंसर नहीं आया। अब इसको किससे डिवाइड करोगे बेटा, जल्दी से बताओ, 2 से, और इसको 1 से, तो ये तो 0.962 ही रहेगा, और ये और छोटा हो जाएगा कि, तो कौन सा छोटी वैल्यू आ गई भाई, ये वाली वैल्यू छोटी है, तो ये हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग, और ये क्या हो गया, रिएक्टेंट इन एक्सेस। यानी इस सवाल में SO2 पहले खत्म हो जाएगा। इज दिस क्लियर। मैंने कोई नया स्टेप, हाँ भाई देख लिया आपने पीछे जाके, क्या क्या देखा, हाँ, MR इज मास ऑफ मोल, मोल, अच्छा बोलते नहीं हो ना मेरे साथ, इसलिए बददुआ लगती है तुम्हें मेरी। MR इज मास ऑफ 1 मोल। अच्छा जी, समझ आया भाई। क्या कहा हमने, जो भी डेटा गिवन होगा उसे किस में कन्वर्ट करना है, मोल में, और बस उसे इक्वेशन के नंबर से डिवाइड करना है। छोटी वैल्यू लिमिटिंग, बड़ी वैल्यू एक्सेस। अच्छा बच्चे ना शॉर्टकट में भी शॉर्टकट निकाल लेते हैं, वो क्या करते हैं, मोल निकालते हैं, जिसका छोटा आ गया उसको बोलते हैं लिमिटिंग। भाई मोल पर नहीं, बल्कि इक्वेशन वाले आंसर। सर MR में तो 2 भी काउंट होगा, कौन सा 2 बेटा, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस 2, नो 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 नो। अभी मैंने ऊपर जाके भी दिखाया कि वो जो इंफॉर्मेशन हमने लिखी थी कि 1 मोल का मास MR होता है, उसके बाद इसकी गुंजाइश नहीं बचती। ये गलती आप नहीं करते, बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन मैं जितना चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ शायद इतना स्पेसिफाई नहीं किया है, उसके बाद भी कर रहे हो तो गोबर में गिरो। चलो
अगला सवाल देखें, अगला सवाल देखें। सी एच, अब सवाल चेंज करने जा रहा हूं थोड़ा सा मैं, ठीक है। सवाल थोड़ा सा चेंज करते हैं, बल्कि और चेंज कर, ज्यादा चेंज करते हैं, कोई टेंशन की बात थोड़ी है। C3H8 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ठीक है जी, और यहां दिया हुआ है 3 4, ये आएगा 5। ठीक है जी। अब आपको एग्जामिनर कहता है यू हैव 40 ग्राम्स ऑफ दिस एंड 400 cm³ ऑफ O2। सवाल में थोड़ी सी वैरायटी डाल दी एग्जामिनर ने। आपको कहा ये हमारे पास 40 ग्राम है और ये कितना है, 400 cm³ है। बताइए इनमें से पहले क्या चीज खत्म होगी। अब फर्क क्या आ गया बच्चों, कौन बताएगा। ये क्या गिवन है, मास, और ये क्या गिवन है, वॉल्यूम। तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने कब कहा कि मास को, मैंने को कहा जो भी डेटा गिवन है उसको किस में कन्वर्ट करना है, मोल में कन्वर्ट करना है। तो इस पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मास अपॉन mr। और इस पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वॉल्यूम ओवर 24,000। बस इतना ही तो होगा। लीना, मेरे फॉर्मूलाज में कोई कन्वर्जन का कंसेप्ट है ही नहीं। फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, वॉल्यूम अपॉन 24,000। केमिस्ट्री में ऐसा यूनिट फॉलो नहीं होते। केमिस्ट्री में वॉल्यूम का यूनिट CM³ ही होता है। जब एग्जामिनर को DM³ चाहिए होगा वो मुंह से भौंकेगा, फिर आप DM³ में जाओगे। और वो भी मैंने कन्वर्जन पे नहीं छोड़ा, बल्कि वहां पर मैंने फॉर्मूला वॉल्यूम अपॉन 24 लिखवाया हुआ है, ताकि कोई मेरे ये कन्वर्जन के चक्कर में चवल ना मार के आ जाए। तो वॉल्यूम अपॉन 24,000। IGCSE के सिलेबस में DM³ में ही देते हैं। जब DM³ लिख के देगा तो यहां पर भी देगा भाई, लेकिन CM जब नहीं देगा तो CM³ ही होगा। चले जी, मास की जगह क्या आ जाएगा, 40। C3H8 का MR निकालने कितना आ रहा है, 12 × 3 प्लस 1 × 8 कितना है, 44। तो ये 40 डिवाइडेड बाय 44 हो गया। और यहां पर वॉल्यूम की जगह 400, 400 डिवाइडेड बाय 24,000। आंसर बताओ जगह दोनों जगह पे, मास का वाले का आंसर कितना आ रहा है, 909, 0.909 मोल आ गए। और उधर दूसरी जगह पर 0.166 मोल्स। अब जाहिर है ये ऐसी नजर आ रहा है। अब इसको मजीद किससे डिवाइड करना होगा, बोलो, 5 से डिवाइड करना होगा। C3H8 का मास कह रहा है 56 आ रहा है। 12 12 24 36, 56 कैसे आ रहा है भाई। इसको तो 1 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कौन सी छोटी हो जाएगी और ज्यादा, यही वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो कौन है लिमिटिंग रिएक्टेंट भाई, जल्दी जल्दी, कौन पहले खत्म होगा, एवरीबॉडी सबका सेम आना चाहिए। देखो इसमें ये आंसर निकालना पर्पस नहीं है, आपको ये बताना है कि खत्म कौन पहले होगा। ठीक है, बात समझ आ गई है। सॉरी, कुछ भी आए, आएगा छोटा ही हो। भाई देखो ना, ये 0.909 है और ये 0.01। तो जो भी आ जाए भाई, यहीं पर समझ में आ गया ना, ये 0.9 है और ये 0.01 है, और फिर ये मजीद डिवाइड हो रहा है तो ये और छोटा हो जाएगा। पेपर में आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट सही बताना है। क्लियर है। आखिरी सवाल करा रहा हूं, आगे ले जाऊंगा आपको। आखिरी सवाल देखो, अजान भी हो रही है तो खामोशी से करेंगे।
जी गाइस एंड गर्ल्स, मैं खामोशी से कुछ वर्किंग कर रहा था, तो आप लोगों को उम्मीद है रिलेट हुई होगी। भाई क्या है भाई, यहाँ पर क्या डेटा गिवन था भाई बच्चों? ये क्या था? मोल पर डीएम क्यूब में कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या था? वॉल्यूम। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? सी इंटू वी अपॉन 1000। चार फॉर्मूलाज हैं, अगर तो आप प्रीवियस क्लास में थे तो ये फॉर्मूलाज आपको ऑलरेडी दिमाग में बैठ चुके हैं। सी वी अपॉन 1000, और यहाँ सिंपल क्या गिवन था? वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम अपॉन 24,000। तो आपने इस पर ये वाला फॉर्मूला लगाया, इस पे ये वाला फॉर्मूला लगाया, और यहां से आंसर्स क्या आ रहे थे भाई? यहां से आंसर क्या आ रहा था? 0.106, और यहां से क्या आ रहा था? 18, सॉरी 0.025। और उसके बाद फिर आपने इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 3 से डिवाइड किया, तो डिवाइड होने के बाद बता दिया है। 0 पॉइंट कौन सा वाला? 0 ये वाला कौन सा वाला? वॉल्यूम वाला 0.212 आ रहा था, और ये कितना आ रहा है दूसरा वाला? 0.075। और जब डिवाइड कर दिया फिर क्या आ रहा है? तो अब कौन सी वैल्यू छोटी है भाई? जाहिर है कि ये वाली वैल्यू छोटी है। तो बेटा अब मुझे बताओ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट पता करना आ गया सबको? भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट पता करने में कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। हाँ, अगर आपको बेसिक फॉर्मूला नहीं रिकॉल हो रहा, जो कि उसी वक्त होगा जब आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसीलिए जो आपको एक्सरसाइज कराई गई थी उस दिन उसकी प्रैक्टिस की शीट भी डाली गई है। आप तसल्ली से करें, कहीं अटकने की जरूरत नहीं है, और इंशाल्लाह ताला आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना आपको समझ में आ गया। अब आज का जल्दी से दूसरा टॉपिक भी आपको कराएंगे, और उसके बाद फिर अलविदा करेंगे। हेडिंग बनाएं, लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएक्टेंट नेक्सस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। वन लास्ट टाइम, आपने जो भी डेटा गिवन होता है उसे मोल में कन्वर्ट करना होता है, और उसके बाद जो इक्वेशन में नंबर होते हैं उसी से उसको क्या करना होता है? डिवाइड। जिसकी वैल्यू जो लो छोटी होगी वो क्या होगा? लिमिटिंग। जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो क्या होगा? एक्सेस होगा। ठीक है जी। अब आ जाता है बेटा अगला सवाल, एंड दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अब ये क्या भला होती है? अभी अगर आप चैप्टर के शुरू से हमारे साथ मौजूद है तो आपको याद आ जाएगा, और आपकी कॉपी में होगा भी। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है? देखो, आपको जब याद करें, जब मैं आपको एमआर निकालना सिखा रहा था, तो मैंने कुछ कंपाउंड्स में इस तरह करके भी आपको फॉर्मूले लिखवाए थे। डॉट H2O है, आपको डॉट सॉल्व करना सिखाया था। और डॉट क्या सॉल्व करते थे कि डॉट की जगह प्लस। तो बेटा ये जो वाटर अलग से लिखे हुए होते हैं ना बेटा, इनको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है ना? तो अब असल में सॉल्ट दो तरह का होता है। एक सॉल्ट है लिखा हुआ है CuSO4, इसमें वाटर नहीं लिखा हुआ साथ। केमिस्ट्री में हम ऐसे सॉल्ट को कहते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। केमिस्ट्री में हम ऐसे सॉल्ट को क्या कहते हैं? एनहाइड्रस, बगैर पानी वाला। और जिसमें ऐसे डॉट हो, H2O लिखा हो, तो हम जो है उसको कहते हैं कि ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? हाइड्रेटेड। दोबारा समझिए, केमिस्ट्री में जब कोई सॉल्टी कंपाउंड लिखा हुआ है बगैर वाटर के, तो हम कहते हैं ये बगैर पानी वाला यानी एनहाइड्रस है। और जब किसी के साथ 5H2 या कोई भी H2O लगा दिया जाए तो हम कहते हैं ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। अब होता ये है कि बाज दफा एग्जामिनर आपको करता ये है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहा Na2CO3 डॉट XH2O, क्या चीज उड़ा दी उसने? कि वो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इनको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो वाटर है ना, इनको क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो एग्जामिनर क्या करता है, कुछ छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें मैं ढूंढ ढूंढ के कराता हूँ बच्चों को, फिर तुम लोग जो है ना नहीं करके आए ना तो अल्लाह ही खैर करेगा। तो अब एक्स दे दिया, अननोन कर दी वैल्यू, कि भाई ये कितनी वैल्यू है नहीं पता। ठीक है जी। और अब इसी वैल्यू को निकालना होता है। अब मेरी याददाश्त जहां तक काम करती है, तो आखिरी बार जब ये टॉपिक आया था 2004 मई जून एटीपी पेपर वेरिएंट 42 में, तो एक्स निकालने का फॉर्मूला भी लिखा हुआ था साथ। वरना उसके बाद से ये जब भी आया है फॉर्मूला नहीं होता, बस निकालना होता है एक साथ। ठीक है, तो इसलिए मेरे बच्चों ये एक्स या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जल्दी से देख लें। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से कर लोगे। मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइड, सॉरी, moles of water, moles of water divided by moles of salt. Everybody online has to confirm के बात कितनी समझ में आ रही है? क्या कहा हमने कि बेटा व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पहले तो समझ लें
कैलकुलेशन है सारी। हमने कहा वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, सॉल्ट के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं इन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। और ये यूजुअली एटीपी में हमें नजर आएगा जब एटीपी हम करेंगे ना किसी इंशाल्लाह पेपर, आपने एग्जाम के सेशन से पहले जो एटीपी हो रहा होगा तो उसमें आएगा। तो मैं चाहता हूं कि जो एक्सटर्नल बच्चे एटीपी में बाद में आते हैं उनको अगर परेशानी है भी तो आपको याद हो, वरना आप भी भोंगे की तरह बैठे हो आपको भी याद ना आए तो फिर फायदा क्या है। तो आपको इसीलिए यहाँ पर करा रहे हैं ताकि कैलकुलेशन वाला सारा पार्ट आपको किया हो। तो कैसे निकालेंगे मोल्स ऑफ, बोलो भाई, वाटर डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्ट। तो आए जरा क्वेश्चंस करते हैं तो फिर पता चलेगा कि कैसे हो रहा है। लिखें पहला क्वेश्चन, 200 ग्राम्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 लिखें बच्चों वाला, ये भी सिंपल टॉपिक है तो उम्मीद है फटाफट से हो जाएगा। 200 ग्राम्स ऑफ water, 200 grams of water hydrates 200 grams of NaCl, hydrates 200 grams of NaCl. Calculate X in NaCl dot XH2O. अब अगर आप सवाल को पढ़ें बेटा, ये ग्राम में क्या चीज गिवन होती है जल्दी जल्दी बताएंगे। क्या गिवन होता है भाई, मास। तो हमें फॉर्मूले में मास चाहिए कि मोल्स चाहिए, मोल्स। तो भाई कौन सा मुश्किल काम है, मास पता हो तो मोल निकालना हमने सीखा ना, कैसे निकालते हैं जल्दी से कर लें। पहले मोल्स बना लेंगे, कैसे बना लेंगे भाई, एक तरफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे, एक तरफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl निकाल लेंगे। कैसे भाई, मास अपॉन, अब देखो कितनी बार अप्लाई होता है, मास अपॉन एमआर। मास की जगह 200 आ जाएगा, वाटर का एमआर कैलकुलेट करोगे तो 18 आएगा। और यहां पर भी सेम फॉर्मूला, मास अपॉन एमआर, और यहां पर भी मास की जगह 200 ही आएगा और एमआर कैलकुलेट करोगे तो 58.5 आ जाएगा। डिवाइड करो, आंसर बताओ, 200 डिवाइड बाई 18, 11.11 मोल्स। और वहां कितना आ रहा है, 3.418। अच्छा जी, ये आ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl 3.41। अब फॉर्मूला क्या था भाई, मोल्स ऑफ, मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्ट। तो अप्लाई कर दें, 11.11 डिवाइडेड बाय, बोलो सारा, डिवाइडेड बाय 3.41, क्या आ रहा है बेटा, 3.25 आ रहा है। अब मुझे बताओ फॉर्मूला हम डेसिमल में लिखते हैं या होल नंबर में, होल नंबर में। मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला का टॉपिक भी पढ़कर आए हैं ना, तो जब फॉर्मूले में आंसर डेसिमल में आता था तो हम क्या करते थे, उसे राउंड ऑफ करते थे। याद है मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला, तो बेटा इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखोगे, 3। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। और फॉर्मूला कैसे लिख के आओगे, हेंस द फॉर्मूला इज NaCl डॉट 3H2O, ऐसे लिख के आओगे। एक्स की वैल्यू लगा के फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaCl डॉट 3H2O। दुआ बात समझ में आई, दुआ, वही है ना। क्या कहा हमने भाई, फॉर्मूला था सारा नंबर ऑफ मोल्स, खुदा नंबर ऑफ मोल्स बॉय ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय सॉल्ट। मोल्स गिवन ही नहीं थे तो कोई मसला नहीं, डेटा से मोल बनाना हमें आते हैं, मोल बना लिए और सॉल्व कर लिए। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आपसे कहता है 550 ग्राम्स ऑफ Na2CO3 is hydrated with 125 grams of water. Calculate X in Na2CO3.XH2O। कोई बच्चा पूछ रहा है सर डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, भाई आप मोल्स की वैल्यूज को सॉल्व कर लें क्रॉस में, डायरेक्ट भी हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट की गेम उनके लिए है जो मैथ समझते हैं। आम तौर पर बच्चे मैथ्स में बहुत गलती करते हैं, तो आई नेवर प्रेफर एनीबॉडी टू सॉल्व इट डायरेक्ट। सॉल्व हो जाएगा भाई,
यहां पर भी वैसा ही है, मास दिया हुआ है, यस। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे किसके, वाटर के, और नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे किसके, Na2CO3 के। दो दो नंबर की वर्किंग है, मास अपॉन एमआर का मतलब एक तरफ 550, सॉरी 125 डिवाइड हो जाएगा किससे, 18 से। वाटर का क्या था भाई, 125 था ना, ओहो। 125 डिवाइड हो जाएगा 18 से, ठीक है जी। और यहां पर आ जाएगा 550 और डिवाइडेड बाय 106। कितने आ रहे हैं मोल्स भाई, कितने कितने मोल्स आ रहे हैं वाटर के, वाटर के 6.94 मोल्स, और दोनों के 6, किसके, इसके ऐसे कैसे मिलेगा, वाटर के Na2CO3 के, इस 6.25, किस, किसका, Na 5.18। अब अल्लाह रहम फरमाए कि अगर मेरे बच्चा एमआर में भी, पूरा चैप्टर एंड होने जा रहा है, एमआर की कैलकुलेशन जहां से एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी वही नहीं हो रही। बेटा आप सॉल्व कर रहे हो सारा, क्या आ रहा है, 6.94 आ रहा है जी, इसका क्या था 5.1। अब डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 6.94 डिवाइडेड बाय 5.1, तो 1.33 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ही ले लेंगे। यानी फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, Na2CO3 डॉट Na2CO3 डॉट H2। इज दिस क्लियर भाई, जब 1 आ रहा है तो क्या लिखोगे, Na2CO3 डॉट H2। बात समझ गए, लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना समझ में आ गया, उसके बाद ये एक्स की वैल्यू निकालना भी समझ में आ गई, क्लियर। ठीक है जोया, मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस की पूरी वर्कशीट भेजी हुई है, अगर आप अपने ग्रुप शरीफ को थोड़ा सा देखें, ठीक है। अच्छा, अब ये अयान तारिक को जो है ना, पूरी क्लास में एक सवाल काटता रहा, मैं मैं कोशिश कर रहा था कि एंड में जाकर जवाब दूं। सवाल तो पहला मेरा ये है कि जब आप, अगर आप पिछली क्लास में मेरे साथ मौजूद रहे हैं, तो ये सवाल पूछना ही आपके लिए जुर्म के बराबर है कि हाउ मेनी आइंस, देखते हैं भाई कितने बार रिलेट कर पाते हैं, आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम्स ऑफ, क्या था, कॉपर सल्फेट। क्या बताया था, ये मोल्स विद इक्वेशन है कि विदाउट इक्वेशन है, कैसे पता चला, एक ही कंपाउंड का जिक्र हो रहा है, तो यहां तो आपको करने का क्या तरीका बताया था, अननोन वैल्यू को क्या लिखते हैं, एक्स, मास ये लिख दिया 16, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ग्राम, ग्राम के नीचे कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, एमआर, कॉपर सल्फेट का क्या आ जाएगा, एमआर, और आइंस क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इनके नीचे क्या आ जाएगा। किसी डंपर को देखकर उसके नीचे आने की तैयारी करो, क्योंकि जाहिर है कि ये एमआर कैलकुलेट करो इसका, वो एक्स हो जाएगा, ये दोनों आपस में ये हो जाएगा 16 इंटू 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 डिवाइडेड बाय एमआर, क्रॉस भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, 16 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर ही आएगा ना ये भाई, ऐसे नहीं होगा, देखो आप एमआर निकालो, मैथ्स है कंपलसरी सब्जेक्ट आपका, कितना आ रहा है कॉपर सल्फेट का एमआर, हाँ कॉपर सल्फेट का एमआर कितना आ रहा है, 163.5 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, क्या आ रहा है एमआर 160, तो 159.5, तो ये इक्वेशन बनेगी ऊपर नीचे वाली, 159.5x इज इक्वल टू 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 इंटू 16। अब क्योंकि आपने x निकालना है तो ये जाकर इधर डिवाइड होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में x की वैल्यू नीचे आती है और x वाली वैल्यू,
इन्ना लिल्लाहि। सर ऊपर आए या नीचे आए सेम ही है। अरे सेम नहीं है यार, वो कुछ और बात कर रही है बच्ची। एक एक नंबर का सवाल होता है भाई, ये एक एक नंबर का, इससे ज्यादा ये डिजर्व भी नहीं करता। बात समझ आ गई? आपको बेटा मोल्स की प्रैक्टिस के लिए कोई 19-20 सवाल की वर्कशीट भी भेजी गई है। तो वो वर्कशीट इसलिए नहीं भेजी गई कि आप फ्रेम करा लें उसको। वो 200 तो पुरानी वाले हैं, इसके बाद भी आई हैं। 200 सवाल तो, अच्छा वो ही आई, लो अभी आ जाए। लो अभी, वो जो मोल्स विदाउट इक्वेशन था उसकी वर्कशीट तो 200 थी। अभी जो मैं भेज रहा हूँ उसमें तकरीबन 20-40 सवाल है टोटल। ये इक्वेशन वाले मोल्स हैं। अब आप अपने ग्रुप्स को चेक करेंगे तो व्हाट्सएप पे भी आपको नजर आएगी। बेटा मुझे पहले ये बता दो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट समझ में आ गया? कैसे निकालना है? पहले डेटा को मोल में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन के नंबर से डिवाइड करना है, जिसका आंसर छोटा वो, जिसका बड़ा वो। और दूसरा एक्स कैसे निकालना है? मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है जी। अभी के लिए यहीं पर, इंशाल्लाह आखिरी लेक्चर मोल्स का होगा हमारी अगली क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। बायो की क्लास नमाज के बाद।